प्रिय दर्शकों नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज जो आपके सामने कुंडली लेकर के आया हूँ, ये कुंडली आई है मेरे पास जम्मू से, जम्मू कश्मीर, जम्मू से। और आप लोग ये कुंडली देख रहे हैं, ये कुंडली बनी है कर्क लग्न की कुंडली बनी है। और सबसे पहले इनकी कुंडली के पंचांग से आपका परिचय करा देता हूँ। पंचांग अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है और आपकी कुंडली के बैठे ग्रहों को वो मजबूत और कमज़ोर करने का सबसे बेस पॉइंट होता है। आप ये कह सकते हैं कि कुंडली की शुरुआत ही जन्म कुंडली की शुरुआत जन्म कुंडली के पंचांग से होती है। जन्म होता है जातक का आषाढ़ माह में, दक्षिणायन में। उस समय सूर्य रहते हैं। वर्षा ऋतु के कारण दिमाग में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। और रविवार को व्यक्ति जन्मा है। रविवार को जन्मे लोग पित्ताधिको अति चतुर तेजस्वी समर प्रिय दाता दानो महोत्साही सूर्यवारो भवेन्नर। जो व्यक्ति सूर्यवार को यानी कि रविवार को जन्मा होता है वो माता पिता का सेवक। इन्होंने प्रश्न भी पूछा है कि क्या मैं अपने माता पिता को भारत के सारे तीर्थ करवा पाऊंगा, या उनकी सेवा करूंगा, या फिर उनकी इच्छाओं की पूर्ति कर पाऊंगा। तो ऐसा भाव कहाँ से उत्पन्न होता है? तो ये भाव यही रविवार से, ये वार का प्रभाव है। दक्षिणायन में सूर्य के कमज़ोर होने के कारण सामान्यतः शनि मंगल राहु केतु और सूर्य के थोड़े, शनि मंगल राहु केतु बलवान हो जाते हैं, सूर्य थोड़े कमज़ोर हो जाते हैं। तो इस हिसाब से व्यक्ति को जीवन में मेहनत करनी पड़ती है या थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न में जीवन रहता है। रविवार कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी तिथि, यहाँ पे कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी तिथि के चंद्रमा पापक होते हैं। और आप लोगों को बात बहुत अच्छे से पता होगी कि ये चंद्रमा जब पापक होंगे तो सरकारी नौकरी में कई बार मुश्किलें देते हैं। और यहाँ पे आपको बड़ी रगड़ के साथ, मेहनत करने के साथ आपको सफलता मिलती है। मतलब अगर आप थोड़ी सी भी स्थिति में मजबूती नहीं रखेंगे तो नौकरी मिलने से चूक जाएंगे। मृगशिरा नक्षत्र, ओम चंद्रमसे नमः, इस मंत्र का जप वैसे हो सके तो करना चाहिए। साथ ही साथ व्यक्ति को सर्दी वाली चीज़ों से बचना चाहिए। माथे पे चोट, सदैव मंगल का नक्षत्र है तो माथे पे चोट सदैव लगता रहे। वो कई बार गहरा घाव बन जाता है जिसके कारण दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। इन्होंने ये भी पक्ष लिखा है कि मुझे बचपन में चोट लग गई थी जिसके कारण मुझे जीवन भर उसकी दवाई खानी पड़ती है। तो ये मृगशिरा नक्षत्र में जो लोग जन्मे होते हैं उनमें काफ़ी बार ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है कि उनको कोई चोट लग जाए माथे पे, जिसका दाग हमेशा उनके मस्तक पे विराजमान रहता है। तो ऐसे जयंती घास एक झाड़ी है, तो उसका वो अगर कहीं मिल जाए तो जयंती घास की जड़ अपने गले में धारण करना चाहिए। उसके बाद वृद्धि करेगा व्यक्ति जीवन में, जब कभी भी होगा पीछे नहीं आएगा, सदैव आगे ही बढ़ेगा। और ऐसा नहीं होगा कि वो एक बार में बहुत ज़्यादा ऊपर गया फिर नीचे आ गया, ऐसा कभी नहीं होगा। वो सदैव उस स्थिति को मेंटेन करने वाला होगा। वैश्य वर्ण और देवगण के कारण व्यक्ति व्यापारिक किस्म का ज़्यादा है। व्यापारिक योग इस कुंडली में ज़्यादा लगे हैं। और एक बात और भी है, क्योंकि चंद्रमा उच्च के हैं और बुध लग्न में बलवान होकर बैठे हैं, इसका सीधा अर्थ होगा कि व्यक्ति का पक्ष व्यापार वाला ज़्यादा उत्तम है। तो यहाँ तो पंचांग की बात रही। अगर ग्रह की बात करते हैं तो सूर्य बैठे हैं 24 अंश 28 कला के अपने मित्र गुरु के नक्षत्र में। चंद्रमा बैठे हैं 25 अंश 56 कला के मृगशिरा अपने मित्र के नक्षत्र में। मंगल बैठे हैं तुला राशि में स्वाति नक्षत्र के 8 अंश 13 कला के साथ। राहु जन्म कुंडली में लग्न में बैठे हैं। बुधदेव जन्म कुंडली में 15 अंश 29 कला के पुष्य नक्षत्र के साथ बैठे हैं अपने मित्र के नक्षत्र में। देव गुरु बृहस्पति अश्विनी नक्षत्र में 7 अंश 59 कला के बैठे हैं और नीच के शनि के साथ मंगल से दृष्ट हैं, राहु और केतु के मध्य में हैं। इस वजह से व्यक्ति के जीवन में भाग्य का सहयोग थोड़ा कम या थोड़ा घर्षण ज़्यादा रहेगा। शुक्रदेव 5 अंश 15 कला के मघा नक्षत्र में, पीछे उनके बुध राहु बैठे हैं, जबकि किसी शुभ ग्रह में से गुरु की प्रभाव की स्थिति, गुरु की दृष्टि उनकी कुंडली पे द्वितीय भाव पे जा रही है। शुक्र के ऊपर गुरु की दृष्टि व्यक्ति को धर्म से, अनुभवों से, पैतृक संपत्ति से और एजुकेशन से बहुत अच्छा लाभ दे जाती है। यहाँ एक बात जो और भी मैं आपको बता दूं, जो व्यक्ति की कुंडली बनी है उसमें वैश्य वर्ण और देवगण था। वैश्य वर्ण और देवगण के कारण व्यक्ति में व्यापारिक नेचर ज़्यादा रहता है। वो अपने लाभ को लेकर के काफ़ी सजग रहता है, महत्वाकांक्षी रहता है और दुनिया के सारे सुखों को प्राप्त करने की मंशा रखने वाला होता है। इतना ही नहीं, वो किसी से भी किसी का धन हड़पना नहीं चाहता। वो अपने पराक्रम के बल पे अपने इच्छा की पूर्ति करना चाहता है। सबकी सेवा करना, परोपकार का भाव, न्याय प्रिय होना,
किसी के साथ अन्याय ना हो, समाज के सभी वर्गों को सामान्यतः समान आदर मिले, समान भाव मिले, समान अवसर मिले, इस तरीके की सोच को रखने वाला होता है। और निश्चित रूप से इस क्षेत्र में अगर मैं और भी बात कर दूँ तो जैसे चंद्रमा मृगशिरा नक्षत्र के बैठे हैं तो आपको ऑटोमोबाइल सेक्टर में काम करना चाहिए, मोबाइल के क्षेत्र में काम करना चाहिए, कुछ ऐसा काम जो घूम घूम करके मार्केटिंग हो सके उसका काम करना चाहिए। किसी दूसरे का बिजनेस आप संभाल सकते हैं, खुद के बिजनेस में आप प्लास्टिक का काम कर सकते हैं। प्लास्टिक को कैसे फिर से रीयूजेबल बनाया जाए, कि कैसे उसको फिर से इस्तेमाल किया जाए, उसका और भी किन किन चीज़ों से इस्तेमाल किया जा सकता है, आप वो कर सकते हैं। दूध, दही, पशुपालन, कृषि विशेषज्ञ, कृषि संयंत्र, इसके साथ साथ जो पनीर का काम होता है, दूध की पनीर, जो दूध का पनीर बन जाए, कई बार सोयाबीन का भी आजकल बनता है, बादाम का भी बनता है, तो इस तरीके की चीज़ें भी आप डेवलप कर सकते हैं और आपकी कुंडली में इस तरीके का काम भी लगा हुआ है। आप इसके बारे में पता करें और अगर हो सके तो इससे संबंधित व्यापार आपको बहुत ज़्यादा लाभ दे देगा। इसके साथ आप अपने क्षेत्र विशेष के जो वस्तुएं होती हैं उसकी प्रदर्शनी लगा करके भी धन कमा सकते हैं। जम्मू कश्मीर में आप हैं, जम्मू में वो पूरा सांस्कृतिक रहा है, हमारे तो जो आदि गुरु शंकराचार्य जी थे उन्होंने वहीं जाकर के अपना प्रभाव वहाँ पे जाकर उन्होंने तपस्या की थी। तो कहने कितने सारे सिद्ध संत उस क्षेत्र में जाकर के अपना तपस्थली उसको बनाए हैं। अब ये अलग बात है कि आजकल वो पूरे तरीके से एकदम नष्ट हो गया है। यही होता है, विधर्मी जहाँ भी निवास करने लगेंगे वहाँ पे सब नष्ट कर देंगे, सब नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। तो कहने का अर्थ है कि आप वहाँ पे उस क्षेत्र के जो क्षेत्र की चीज़ें हैं, जैसे वहाँ पे जो कसीदाकारी का काम होता हो, कश्मीरी जो उलेन होता है उस पे जो काम होती है, कश्मीर से संबंधित मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, पर जितनी भी आपकी चीज़ें वहाँ पे उस क्षेत्र में बनाई जाती हैं, चाहे ऊन से संबंधित हो, रेखाओं से संबंधित हो, कलाकृति हो, है ना, वहाँ की जो सांस्कृतिक जो धरोहर है उसको आप उसका प्रदर्शन करके उसकी प्रदर्शनी लगा के भी धन कमा सकते हैं। आपने ये प्रश्न पूछा था, इस वजह से मैंने आपको ये बता दिया। तो मैं बात कर रहा था, शुक्र की बात कर रहे थे। शुक्र 5 अंश 15 कला मघा नक्षत्र में व्यक्ति को अनुभव देने के साथ धन देते हैं। और मंगल जो है वो जन्म कुंडली में तुला राशि में बैठे हैं और चंद्रमा जो है वो मृगशिरा नक्षत्र के बैठे हैं। अभी मैं शनि की बात करूंगा, पर जरा ध्यान से देखें तो शुक्र की राशि बनी है और चंद्रमा बैठे हैं वृष राशि में उच्च के, मृगशिरा नक्षत्र मंगल का, और वो मंगल तुला राशि में, शुक्र जन्म कुंडली में द्वितीय भाव में बैठे हैं, गुरु का प्रभाव है, सूर्य 12वें भाव में जा रहे हैं। इसका अर्थ क्या है? सूर्य का 12वें भाव में जाना, चंद्रमा का वृष राशि में बैठना मृगशिरा नक्षत्र में, मंगल का तुला राशि में बैठना, शुक्र जिस भाव में बैठे उस भाव के अधिपति 12 में बैठे हैं, इसका अर्थ होता है। और जरा ध्यान से देखिए तो शनि, मंगल, राहु और केतु सारे के सारे पापक ग्रह केंद्र में आ गए। और सूर्य कहाँ चले गए? इस कुंडली के लिए धन भाव के स्वामी कहाँ चले गए? विदेश भाव में। विदेश भाव का स्वामी कहाँ आया? लग्न में। किसके साथ बैठा? राहु के साथ। और जरा ध्यान से देखिए तो भाग्य भाव का स्वामी किसके साथ बैठा? जन्म कुंडली के अष्टमेश और सप्तमेश मारक के साथ। मंगल कहाँ बैठे हैं? इस जन्म कुंडली के लिए योग कारक ग्रह होते हैं, चतुर्थ भाव में बैठे हैं तुला राशि में, जहाँ इस भाव का जो स्वामी है शुक्र वो लाभेश और साथ ही साथ जन्म कुंडली में क्या बोलते हैं चतुर्थेश होकर के पापी भाव का स्वामी है। तो मंगल भी पाप कर रहे हैं। घर में कलह, मानसिक अशांति, कई बार नींद न आना, वास्तु का दोष, लगातार कंसंट्रेशन बना के काम न करना, अनियमितता, नशे की चपेट में आ जाना, गलत संगति में जाना, गलत मैत्री में जाना, धूम्रपान करना, शराब की लत लग जाना, कोई ऐसी चीज़ जीवन में लग जाए, कोई ऐसी लत लग जाए जिसको व्यक्ति छोड़ना चाहे पर छोड़ ना सके। इस वजह से ऐसे लोग जो मृगशिरा नक्षत्र में जन्मे हैं, जिनके सूर्य के ऊपर शनि मंगल राहु केतु का प्रभाव हो, 12 में बैठे हों, केंद्र में ही शनि मंगल राहु केतु हों, उन लोगों को दुश्मनों से बच के रहना चाहिए, मित्रों से भी उतने ही बच के रहने की आवश्यकता है, नशा और फरेब झूठ से बच करके रहने की आवश्यकता है। कुल मिलाकर के ये शुक्र तक की बात थी, जो चंद्रमा मंगल शुक्र की बात थी। उसके बाद शनिदेव की बात करते हैं तो नीच के बैठे हैं। शनि अगर गुरु के साथ बैठे हैं और नीच के बैठे हैं तो गुरु का बल कमजोर होगा, पर सामान्यतया इससे सर्वोत्कृष्ट सिद्धांत और लागू होगा। ज्योतिष में जो सिद्धांत बनाए गए हैं वो कैटेगरी उनकी बनी है, प्रथमतया कौन लागू होगा। जो मेन सिद्धांत है, जो सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है, वो सबसे ज़्यादा असर करता है और उसकी मान्यता सबसे ज़्यादा ज्योतिष शास्त्र के आचार्यों ने दी है। तो गुरु और शनि में जब दोनों एक साथ बैठेंगे तो एक सिद्धांत निकलेगा कि नीच का ग्रह, अगर कोई भी ग्रह किसी नीच के ग्रह के साथ बैठेगा तो अपना प्रभाव कमज़ोर करेगा। मतलब गुरु अगर नीच के शनि के साथ बैठे हैं, जिनका कि नीच भंग मंगल कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात हो जाएगी मंगल और शनि के लिए, दोनों एक दूसरे की सुरक्षा कर रहे हैं।
लेकिन अब जब हम इस बात की चर्चा करेंगे इस भाव की, तो जब इस भाव का विश्लेषण करते हैं तो नीच के बैठे ग्रह के साथ गुरुदेव अपना बल कमजोर करेंगे। ये एक सिद्धांत हो गया। इससे उच्च स्तर का सिद्धांत क्या कहता है कि गुरु और शनि जहां कहीं भी एक साथ बैठते हैं उसमें शनि का बल स्वतः बढ़ जाता है। तो दो सिद्धांत तो शनि के पक्ष में आ गए। तीसरा सिद्धांत ये कहता है कि गुरु और शनि जब कभी भी एक साथ बैठेंगे तो गुरुदेव शनि के कारक क्षेत्र को कमजोर करके अपने कारक क्षेत्रों की वृद्धि कर देंगे। तो शनि दुख के कारक होते हैं, विलंब के कारक होते हैं, मलिनता के कारक होते हैं, कष्ट के कारक होते हैं, निराशा के कारक होते हैं, धीरे धीरे चलने के कारक होते हैं। तो इन सभी चीज़ों में जातक में अब कमजोरी आ जाएगी और व्यक्ति अब इन सभी चीज़ों में कमजोरी करके गुरुदेव उसको सकारात्मक बनाएंगे। करियर को बहुत आगे बिल्डअप करना, बहुत आगे का भाव सोचना, बहुत दूर तक जाने का विचार करना और बहुत ऑप्टिमिस्टिक विचारधारा। तो ये जो दिमाग में बातें बन रही हैं वो इसी गुरु के कारण बन रही है। तो वहाँ पे गुरु का बल बढ़ेगा, शनि के कारक क्षेत्रों को कम करके गुरु अपना कारक क्षेत्र बढ़ा देंगे, यानी कि धर्म, अर्थ, मोक्ष, विचार, दान, परोपकार, तीर्थ यात्रा, दर्शन, माता पिता की सेवा, धर्म ग्रंथों की सेवा, ब्राह्मणों का आदर, गुरुजनों का सम्मान, मंत्रों में जप की स्थिति, दया, परोपकार, ये सारे गुण गुरु में शनि के कारण बढ़ जाएंगे। एक पक्ष वहाँ पे और भी होगा। गुरु और शनि जब एक साथ बैठते हैं तो यहाँ पे दोनों ही ग्रह जातक को पुराणों का अध्ययन करने वाला, धर्मशास्त्र में रुचि रखने वाला, ज्योतिष जैसे तत्वों को समझने वाला, मार्मिक और हृदय स्पर्शी बात करने वाला, न्यायप्रिय बात करने वाला, समाज के सभी वर्गों को न्याय दिलाने का पक्षधर होता है। मतलब वो एक उदार प्रवृत्ति का होता है। तो ये सारे ही प्रभाव आपकी कुंडली में यहाँ बन रहे हैं। अब मैं समझता हूँ कि अब गुरु और शनि को लेकर के इससे और भी अच्छी बात क्या हो सकती है, और भी अच्छी बात हो सकती है। गुरु वहाँ पे 7 अंश के बैठे हैं, डील कर रहे हैं शनिदेव 21 अंश के बैठे हैं, अवस्थागत ज़्यादा अच्छे हैं। जरा ध्यान से देखें तो कर्क लग्न की कुंडली के लिए सप्तम और अष्टम भाव के स्वामी होकर के दशम में बैठे हैं, चतुर्थ को देख रहे हैं। इस अवस्था के कारण कई बार ये शनिदेव गृह क्लेश में बढ़ोतरी दे देंगे, और क्योंकि ये 21 अंश के बैठे हैं इस वजह से उनका बल काफ़ी बढ़ जाएगा। और अष्टमेश जब कभी भी दशम स्थान में बैठता है तो नौकरी में अब वो ये करेंगे कि मेहनत करोगे तब आपको सफलता मिलेगी। जरा ध्यान से देखें तो 8वें भाव के स्वामी का संबंध 6ठवें भाव के स्वामी के साथ हो रहा है। ये दोनों कहाँ देख रहे हैं तो 6ठवें भाव के स्वामी गुरु, अष्टम भाव के स्वामी शनि एक साथ बैठ गए और चतुर्थ को देख लिए, और वापस किसको देखा तो सप्तम भाव को देखा। और गुरु के ऊपर किसी शुभ ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है, उल्टे मंगल का प्रभाव है। तो यहाँ पे गुरु जो है वो शनि मंगल राहु केतु के संपर्क में आने के कारण गुरु का बल कमजोर होगा। पर सामान्यतया व्यक्ति बाय नेचर, बाय डिफॉल्ट इसके अंदर धर्मात्मा, धर्म का प्रभाव, गुण दोष ये सब रहेंगे, सात्विकता रहेगी ऐसा। उसके बाद शनिदेव की बात मैं कर रहा था तो शनि 21 अंश के बैठे हैं 14 कला के साथ भरणी नक्षत्र में, और राहु देव आपकी कुंडली में और केतुदेव 19 अंश 15 कला आश्लेषा नक्षत्र में। बुध लग्न में शुक्रो 10 सहस्त्राणी बुद्धो 10 शतानि च, 1000 दोषों का शमन बुध लग्न में कर देते हैं। किम कुर्वन्ते सर्वे ग्रह यस्य केंद्र बृहस्पति, तो केंद्र में बैठे गुरु 1,00,000 दोषों का शमन कर देते हैं। सप्तमम मारक स्थानम तस्मातु प्रबलम धनम मरणम मारकेशस्य दशायाम प्रवेदित सुधी। सप्तम भाव से ज़्यादा द्वितीय भाव मारक होता है, द्वितीय भाव में बैठे ग्रह मारक होते हैं। तो 11वें भाव का स्वामी है, द्वितीय में बैठ गया तो यहाँ वो भी मारक हो जाएगा। इसका अर्थ होगा कि इस कुंडली में मारक कौन कौन से ग्रह बनेंगे तो प्रथमतया शुक्र, दूसरे नंबर पे शनि, तीसरे नंबर पे मंगल राहु, मतलब मंगल नहीं राहु बनेंगे। तो ऐसी स्थिति, तो कहने का अर्थ यहाँ पे मंगल राहु भी मैंने कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि जन्म कुंडली के सप्तम स्थान पे मंगल की 4थी दृष्टि है और शनि की 10वीं दृष्टि है। तो मंगल और शनि और राहु और केतु जन्म कुंडली के सप्तम भाव पे सारे ग्रहों का प्रभाव पड़ गया। इस वजह से अब हमें विवाह, दाम्पत्य, संतान, व्यापार, दिनचर्या, पड़ोसी, इन सबके साथ अपने संबंधों को समुचित बिहेवियर के साथ आगे बढ़ाना होगा, नहीं तो यहाँ पे भी कष्ट हो सकता है। अब यहाँ से बैठ के आगे बढ़ के बात करते हैं नवमांश चक्र पे। लग्न कुंडली के द्वितीय भाव के स्वामी यहाँ के लग्नेश बनते हैं। लग्न में चंद्रमा का बैठना बहुत बढ़िया, शुभग्रह केंद्र में बैठा, दूसरे शुभग्रह बुध बैठ गए जो बनते हैं लाभ भाव के स्वामी, ये अच्छी बात होगी। गुरु यहाँ राहु और केतु के संपर्क में हैं जो बनते हैं पंचम भाव के स्वामी। जरा ध्यान से देखें तो गुरु और मंगल का आमने सामने है, दोनों ही ग्रह एक दूसरे को परिपुष्टित करेंगे और अपनी दशा काल में जातक को प्रेम, धर्म, दया, संतान, परिणाम देने का काम करेंगे। यहाँ मंगल और राहु के कारण कई बार छोटे मोटे मतभेद देखने को मिलेंगे, हालांकि वो अंश बल में काफ़ी अंतर है दोनों ग्रहों का, इस वजह से कोई विशेष चिंता की बात नहीं होगी। दशम स्थान में शुक्र और सूर्य बैठे हैं। स्वग्रही शुक्र और सूर्य लग्नेश होकर के बैठे हैं। लग्न और दशम का स्वामी एक साथ अगर बैठेगा तो विवाह और विवाह में दाम्पत्य जो है वो और ज़्यादा अच्छा, विवाह के श्रेष्ठ भूमिका को एक अच्छा नेचर मिलता दिख रहा है। इतना ही नहीं, सामने वाला भी आपके कारोबार में सहयोगी साबित होने वाला होगा। विवाह के बारे में चर्चा चल रही है तो सिंह राशि, सिंह लग्न,
मिथुन राशि मिथुन लग्न, कर्क राशि कर्क लग्न और पश्चिम दिशा विवाह के लिए सर्वोत्तम रहेगा। 2027 के अक्टूबर से विवाह का योग चलेगा। अभी भी विवाह का योग लगभग उतना मजबूत तो नहीं पर सामान्यतः चल रहा है। उसके बाद अगर बात करते हैं तो अभी वर्तमान में आपको एक गुरु का रत्न पुखराज धारण करना चाहिए। इस कुंडली के लिए सर्वाधिक बलवान ग्रहों में से जो मुझे समझ में आ रहा है, इस कुंडली के लिए देवगुरु बृहस्पति सबसे अच्छे हैं। दूसरे नंबर पे धन भाव से शुक्र का संबंध भी व्यक्ति को धनवान बनाता है। चतुर्थ स्थान से शनि और मंगल का संबंध व्यक्ति को अपने बल पे एक से अधिक भवन भूमि का सुख प्राप्त कराता है। इतना ही नहीं, जन्म कुंडली के दशमांसा चक्र में लग्न के अधिपति का पंचम भाव में भले ही नीच के हैं पर बुध के केंद्र में आने के कारण व्यक्ति अपने कारोबार में यश मान पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाला, बड़े बड़े लोगों के मध्य विराजमान होने वाला, सबकी बात सुन करके एक निर्णय पे पहुंचने वाला, ऐसा प्रेरणा का स्रोत होते हुए देखा जाता है। दशमांसा चक्र में सूर्य का केंद्र में होना, बुध का केंद्र में होना, शनि का केंद्र में होना, ये तीनों ही ग्रह आपके करियर को बहुत ज़्यादा, मतलब मान के चलिए कि 75 से 80% तक आपकी कुंडली को बल दे रहे हैं। थोड़े विलंब से ही सही पर निश्चित रूप से आपकी कुंडली में नौकरी का योग है। पर सामान्यतया अगर सरकारी नौकरी लगती है तो ठीक है, अन्यथा फिर प्राइवेट नौकरी के चाकरी के चक्कर में मत पड़िएगा, चुपचाप अपना कारोबार उठा लीजिएगा। व्यापार जो भी करेंगे उसमें आप मीन राशि से संबंधित, मतलब मीन राशि से संबंधित उसका नाम हो। धन कमाने के लिए आपकी कुंडली जा सकती है पश्चिम और उत्तर दिशा की तरफ। गृह जिसमें आप निवास कर सकते हैं उसके आधार पर मीन मेष वृष उत्तर दिशा के मकान में आपका रहना ज़्यादा बढ़िया रहेगा। विवाह के बारे में बताया। अंक के बारे में अगर चर्चा कर दूं तो आपकी कुंडली के लिए अंक 2 और 5 बहुत अच्छा रहेगा। मतलब 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख, 5 तारीख में तो 5, 14 और 23 ये अंक आपके लिए अच्छे रहेंगे। इसके साथ साथ अगर मैं बता दूं तो योग कितने बने हुए हैं, तो लग्न के अधिपति का लाभ में जाना ये महाभाग्यशाली महालाभकारी योग है। धन भाव के स्वामी का 12 में जाना ये ठीक नहीं होता, पर धन भाव पे गुरु और शुक्र का संबंध व्यक्ति को अनुभव भी देता है और शुद्ध तरीके से और अशुद्ध तरीके से, टेबल के ऊपर टेबल के नीचे कुछ अच्छे और कुछ बुरे कार्यों के साथ व्यक्ति को धनवान बनाता है। उसके जीवन में महिलाएं रहती हैं और कई लोग उसे पसंद करने वाले, देखने में बड़ा सुंदर और अपनी मीठी मुस्कान से बड़ी सुंदर गर्दन वाला, बड़े ही वक्षस्थल का मजबूत और स्थिरता से कोई भी निर्णय और काम करने वाला, मजबूत मानसिकता का होता है, अनुभव ज़्यादा होता है। तृतीय भाव के स्वामी का लग्न में आना व्यक्ति को मेहनती, भाई बहनों का सुख और कभी कभी छोटे बहुत मतभेद दिखा रहा है। यहाँ पे चतुर्थ स्थान के अधिपति का द्वितीय भाव में जाना माता से सुख, माता का लाभ, लेकिन अष्टम भाव के अधिपति इसको देख ले रहे हैं। इस कारण से कई बार गृह क्लेश का कारण या व्यक्ति कई बार उसके घर में थोड़े बहुत परेशानियों का माहौल बना रहता है। उसको ठीक करने के लिए वास्तु देवता की पूजा करनी चाहिए। घर की सफाई खुद से करें, झाड़ू पोछा खुद से करें, रंग रोगन खुद के पैसों से करें। पंचम भाव के स्वामी का चतुर्थ में जाना, गुरु से दृष्ट होना, संतान, दाम्पत्य, प्रेम, दया, सहिष्णुता, पूर्व जन्म, ये सब बहुत ही संतुलित और बेहतरीन थे। व्यक्ति टैक्स कलेक्शन डिपार्टमेंट में भी नौकरी कर सकता है। मार्केटिंग बहुत अच्छी है, तो व्यक्ति सरकारी चीज़ों को कैसे मैनेज करना है इसका भी काम व्यक्ति कर सकता है। जमीन की खरीद बिक्री, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन भी सामान्यतः 4थे-5वें लेवल पे आप कर सकते हैं। पर मैंने प्रारंभ में जितने भी व्यापार कहे थे वो प्रायोरिटी बेस पे आपको ज़्यादा आगे लेके जाएंगे। पर पंचम भाव के अधिपति का जन्म कुंडली में मंगल का प्रभाव, केंद्र त्रिकोण का योग होगा। योग कारक ग्रह होकर के मंगल केंद्र में बैठे हैं और अष्टमें से देखे जा रहे हैं और गुरु भी जन्म कुंडली के 6वें भाव के स्वामी से देखे जा रहे हैं। तो कम से कम मंगल, शनि और गुरु की दशा में माता के स्वास्थ्य की चिंता, घर में आंतरिक मतभेद, पति पत्नी के संबंधों में मतभेदों की स्थिति कई बार ये देखने को मिल जाएगी। 6वें भाव के स्वामी का दशम स्थान में बैठना, पिता को नौकरी, आपको भी नौकरी, या पिता का काम व्यक्ति स्वतः कर सकता है, या व्यक्ति को सरकारी नौकरी की तरफ से लाभ मिलने का योग बन जाएगा। क्योंकि 6वें भाव के स्वामी हैं, दशम में बैठे हैं और चतुर्थ को देख रहे हैं और शनि के साथ बैठे हैं। अगर यहाँ शनि नीच के नहीं होते और ये मंगल अगर यहाँ बैठ जाते और ये शनि अगर यहाँ या यहाँ बैठ जाते या यहाँ भी बैठ जाते या यहीं बैठ जाते तो आप 1000% मैं कह देता कि आपकी कुंडली में नौकरी है। पर ये जो थोड़े बहुत ग्रहों का घूमना हुआ है, जैसे शनि यहाँ नीच के हो गए, उसके बाद ये गुरु जो हैं वो जन्म कुंडली में शनि के संपर्क में आ गए हैं, लग्न में राहु बैठ गए हैं, तो इस कारण से ये थोड़ा बहुत कॉम्बिनेशन गड़बड़ हो रहा है। पर फिर भी हमें अपनी पूरी मेहनत लगाने की आवश्यकता है। उसके बाद 6वें भाव के स्वामी का दशम में बैठना, चतुर्थ को देखना भी सरकारी नौकरी देता है। अब मतलब आपको जो डायरेक्ट यहाँ मिलना था वो थोड़ा घूम करके जाएंगे, जीवन में थोड़ा संघर्ष होगा, थोड़े असफल होंगे, थोड़ा पास करेंगे, थोड़ा कई बार यात्रा होगी, चीज़ें आप समझ रहे हैं, थोड़ा कंपटीशन बढ़ेगा। तो इस तरीके का भाव व्यक्ति के जीवन में प्राप्त होगा और तब जाकर के उसको नौकरी मिलेगी। ये नेचर है कुंडली का।
सप्तम स्थान और अष्टम स्थान के स्वामी होकर के दशम स्थान में बैठे हैं, ये शौर्य और पराक्रम की वृद्धि करते हैं। सामान्यतः ससुराल से व्यक्ति को बड़ा आदर मिलता है और वहाँ पे पत्नी जो होंगी वो आप ही के क्षेत्र से काम करने वाली, कई बार व्यक्ति प्रेम विवाह के लिए समर्पित होते हुए देखा जाता है। अष्टम स्थान के बाद नवम स्थान के अधिपति का दशम स्थान में बैठना, जरा ध्यान से देखिए, तो पंचम भाव के स्वामी चतुर्थ में और नवम भाव के स्वामी दशम में, और पंचमेश को नवमेश ने देखा है, पंचमेश ने चतुर्थेश नवमेश को देखा है। ये इस कुंडली की सबसे अच्छी बात में से एक है। मतलब आप जन्म कुंडली के जितने सिद्धांत हैं वो सारे इस कुंडली को एक तरफ रख दीजिए और एक तरफ यहाँ गुरु और मंगल का एक दूसरे को देखना। मतलब ये एक इतनी अच्छी बात होगी जो जातक के जीवन को अगर कुछ मिलेगा तो इसी गुरु और मंगल के कारण मिलेगा। कोई जरूरी नहीं इनकी दशाओं में, पर यही आपको लाभान्वित करेंगे। और अगर कुछ बुरा होगा तो इस कुंडली में बुरा होगा केंद्र में शनि मंगल राहु केतु के कारण, मतलब थोड़ा बहुत बुरा हो या छोटा सा भी नुकसान होगा तो शनि मंगल केंद्र में बैठे इस वजह से होगा। और जो लाभ होगा वो गुरु और मंगल के कारण होगा। व्यक्ति को पूर्वजों का आशीर्वाद मिला हुआ है, पिता का सहयोग मिला हुआ है, माता का जो है वो यश प्राप्त हो रहा है, माता का प्रेम प्राप्त हो रहा है, सामाजिकता बनी हुई है, बुद्धि अच्छी है, कन्विंसिंग कैपेसिटी अच्छी है, क्रेडिबिलिटी है समाज में उसकी, तो ये सारे गुरु और मंगल देने वाले बन रहे हैं। दशम स्थान के अधिपति का चतुर्थ स्थान में जाना सामाजिक प्रतिष्ठा की वृद्धि, एकादशवें भाव के स्वामी का धन भाव में जाना महाधनी योग, 12वें भाव के स्वामी का लग्न में आना ऋण मुक्ति का योग। पर दूसरों के झगड़े में कई बार व्यक्ति को पड़ते हुए देखा जाता है, इस वजह से उधर से अपने आप को बचा के रखिएगा। अष्टक वर्ग की बात के बारे में अगर चर्चा कर दूं, व्यक्तित्व ठीक है, दिमाग में तर्क वितर्क ज़्यादा मत करिए, जो हो रहा है उसको होने दीजिए, अपने लेवल पे काम करने की आवश्यकता है। हम अपने अच्छाइयों को और ज़्यादा बढ़ाते नजर जाएंगे, हमारी बुराई स्वतः समाप्त हो जाएगी। द्वितीय भाव के बारे में अगर बात कर देता हूं तो हमें धन बचाने की कोशिश करनी है और अगर हो सके तो हमें अपने आप को थोड़ा बहुत सारे महिलाओं के संपर्क से अपने आप को बचा करके रखना होगा। एक पत्नीव्रता बनने की आवश्यकता होगी, मेहनत करने की आवश्यकता है। आप और भी पराक्रम बढ़ाइए और नियमितता लेके आइए। इसके साथ साथ इकट्ठा करने में थोड़ा बहुत मुश्किल होगा, आपके पास कैश फ्लो कम रहेगा पर जो स्टेट होता है वो ज़्यादा रहेगा। मतलब संपत्ति रहेगी, कैश के फॉर्मेट में नहीं रहेगी। यश मान पद प्रतिष्ठा संतान दाम्पत्य प्रेम और कृतज्ञता ये सब आपकी कुंडली में है। नौकरी और व्यापार के आधार पर पहले नंबर पे नौकरी की तैयारी करिए, दूसरे नंबर पे खुद के व्यापार। इस कुंडली में प्राइवेट नौकरी का योग बिल्कुल नहीं लगा है, नुकसान होगा। कंसंट्रेशन पे काम करने की आवश्यकता, पराक्रम को दिखाने की आवश्यकता, लगातार नियमित होकर के मेहनत करने की आवश्यकता, नित्य मंदिर का दर्शन, भाग्य का बल, पूर्वजों का आशीर्वाद, माता पिता का सुख, जीवन में न्याय, ये सब इस कुंडली को भाग्यवान बना रहे हैं। यश प्रतिष्ठा भी है और ये कुंडली लगभग आप जितने के लिए इच्छा रखते हैं उतना प्राप्त हो जाएगा। इस वजह से मैं इस कुंडली को नुकसान में नहीं कहूँगा। दशमांशा चक्र में लग्न के अधिपति का पंचम में बैठना, और जरा देखिए तो इस कुंडली का योग कारक ग्रह शनि केंद्र में है। इस कुंडली के लिए योग कारक होते हैं पंचम भाव के स्वामी होकर के बुध, वो भी केंद्र में है। और इस कुंडली के लिए सुखेश होते हैं सूर्य, वो भी केंद्र में है। मतलब इसका अर्थ क्या हुआ कि लग्नेश पंचम में, पंचमेश चतुर्थ में, दशमेश लग्न में या केंद्र में लग्न को देख रहे हैं। तो ये व्यक्ति के कारोबार को और कारोबार को लेकर के जो उसका जो एक ध्येय होता है ना कि नहीं मुझे काम करना है, मुझे खाली नहीं बैठना है, मैं हमेशा व्यस्त रहूं और मैं किसी के बारे में न रहूं, किसी को गलत गंदी सलाह न दूं, बेवजह खाली घूमूं नहीं, तो इस तरीके का जो नेचर है वो शनिदेव देते नजर आ रहे हैं और ऐसा है। क्लियर है। नक्षत्रों के आधार पर मृगशिरा नक्षत्र में आपको दान करना चाहिए। पुष्य, स्वाति, भरणी, अश्विनी, श्रवण, पुनर्वसु और आर्द्रा, किसी भी काम को करने के लिए ये नक्षत्र अच्छे रहेंगे। रंग सफेद और लाल अच्छा रहेगा। 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करिए। ऐसे उल्टे पुल्टे रुद्राक्ष आजकल प्रचार बहुत होता है, बड़े बड़े ज्योतिषी खाली रुद्राक्ष का ही प्रचार करते हैं, है ना, लेना देना कुछ नहीं और खूब बेच रहे हैं, रुद्राक्ष बेच के खूब पैसा कमा रहे हैं। इस वजह से सावधानी से सामने से ऑनलाइन रुद्राक्ष के बारे में चक्कर में मत पड़िएगा, सामने से जाकर के दुकान से लीजिए। और उसके बाद इतनी सारी चीज़ें हैं। मैं होरा चक्र पे अगर आपका ध्यान एक बार लेके आ जाऊं तो आपकी कुंडली में ये देखिए, कुंडली क्या है, ये कुंडली मेहनत करेगी तब आगे बढ़ेगी। आप ऐसा अगर सोच लेंगे कि नहीं मैं पढ़ा रहूं और मुझे ऐसे तो मिलता किसी को भी नहीं है, पर सामान्यतः कुछ कुंडलियां भाग्यशाली होती हैं, कुछ कार्मिक कुंडली होती है। तो ये कुंडली कार्मिक है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि तीसरे भाव के स्वामी राहु के साथ लग्न में बैठे हैं। और जरा ध्यान से देखिए तो भाग्य भाव के स्वामी पे मंगल की दृष्टि है। आपका भाग्य, आपके भाग्य को बल, आपकी एनर्जी, आपका संतुलन, आपकी जो क्रिएटिविटी है, समस्या को समझने की शक्ति है, भाग्य को बल कब मिलेगा, जब आप अपनी ऊर्जा उसमें मेहनत कर डालेंगे, है ना। तो इस हिसाब से मंगल का केंद्र में बैठने का अर्थ यहाँ ये है कि व्यक्ति के भाग्य को उसकी बुद्धि की आवश्यकता है, उसके विवेक की आवश्यकता है। वो बुद्धिहीन पड़ा रहेगा तो उसका भाग्य आगे नहीं बढ़ेगा। इसका अर्थ है कि भाग्य भी उसी का सहयोग करता है जो बुद्धिमान होता है।
भवन भूमि वाहन का सुख 100% है। अगर कुछ गाड़ी कभी खरीदनी हो तो आप शुक्र की दशा के साथ मंगल की दशा का इस्तेमाल कर सकते हैं। माता और पिता के लिए, माता के पास आयु अच्छी है, पिता का प्रेम अच्छा है और संतान वगैरह का सुख इस कुंडली में 2000% बहुत अच्छी है। पूजा पाठ में आपका मन लगेगा, धर्म दान होता रहेगा, समाज से आपको इमोशनल कनेक्शन बना रहेगा। विद्या अध्ययन इस कुंडली का कभी कभी परिवार के कारण कंफ्यूज हो रहा है, उसको ठीक करें। हमें जब कभी भी आँखों की समस्या हो तो उसे नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए। उसके साथ जब कभी भी हमें स्पाइनल कॉर्ड से संबंधित समस्या हो उसे नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए। इतनी सारी चीज़ें। अब मैं आपको बता देता हूँ कौन सी दशा में हमें विशेष सावधानी की आवश्यकता होगी। तो शनि में सूर्य, शनि मंगल राहु केतु जब एक साथ सारे एक्टिव हों। अब ये एक्टिव होंगे कब? तो एक बार एक्टिव होंगे ये मैं बता देता हूँ। एक बार एक्टिव होंगे ये 2035 के नवंबर में, और एक बार एक्टिव होंगे आपकी कुंडली में ये 2036 के जनवरी में। उसके बाद उस समय की स्थिति भी देखनी होगी। साथ ही साथ अगर आपको मैं बता दूं तो शनि की महादशा में मंगल का अंतर, उसी शनि की महादशा में राहु का अंतर और उसी शनि की महादशा में सूर्य का अंतर कष्ट दे सकता है। शनि की दशा जैसे लगेगी, बजरंगबली के हनुमान चालीसा का पाठ नियमित रूप से, चतुर्थी का व्रत, सूर्य को अर्घ, तीर्थ का दर्शन, लाजवर्त ये धारण करना होगा। कभी कभी घर में दुर्गा सप्तशती या अखंड कीर्तन भी करा देना चाहिए। इतनी सारी चीज़ें। बाकी कुल मिलाकर के आपकी कुंडली बहुत स्टैब्लिश है, मैं इसको कहूँगा कि ठीक है। आत्मकारक ग्रह के बारे में अगर मैं चर्चा कर दूं तो आपकी कुंडली में सर्वाधिक अंशों के साथ इस कुंडली के लग्न के अधिपति चंद्रमा ही आत्मकारक ग्रह होते हैं, और चंद्रमा उच्च के बैठे हैं। कुंडली की प्रकृति एक बात में कह दूं, डिट्टो है, ये बात बहुत अच्छी बनी है। लग्न का अधिपति उच्च का है, वही आत्मकारक हो रहा है, और जन्म कुंडली का योग कारक ग्रह गुरु से दृष्ट है, केंद्र में बैठा है। इससे अच्छी बात और कुछ नहीं हो सकती है। लग्न के अधिपति एकादशवें भाव में बैठे हैं और यहाँ से 11 नंबर आगे गिनिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इस भाव का स्वामी नीचे के शनि के साथ दशम स्थान में बैठा है। व्यक्ति की सामाजिकता बनेगी, विलंब से बनेगी, और सामाजिक प्रतिष्ठा उसकी है, अच्छी है, क्योंकि भाग्य भाव आपकी कुंडली का आरूढ़ लग्न ऐसा बन रहा है। इस हिसाब से कुंडली की प्रकृति अच्छी है, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। और बाकी तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।